स्टेप्स लिए जाते हैं, सिलेक्शन ऑफ क्रू हो, वो उड़ान कौन भरेंगे, टेक्निकल उनका डिजाइन स्टेज पे ही विमान का डिजाइन ही अलग से होता है। सेफ्टी प्रोसीजर्स अगर आप 2000 घंटों के बाद एक चेक करते हैं, वीवीआईपी का 1000 के बाद चेक करते हैं। ये बड़ी स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं। जहां तक मेरी जानकारी अभी तक है, वो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर में नहीं गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हेलीकॉप्टर अनसेफ है, असुरक्षित है। वो 109 हेलीकॉप्टर यूनिट जो सुलूर में है, उस लगता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लगता है क्योंकि वो एम्ब्रेस से यहाँ से सुलूर गए हैं, वहां से उस मी-17 V5 से गए हैं। ये इस पे कोई शक नहीं है। जहां तक आपका सवाल है, देखिए जो हेलीपैड जो है, वो हेलीपैड है, जैसे पहले भी मैंने बात उठाई थी, ये काफी कंफ्यूजन था है जगहों का। कुन्नूर और वेलिंगटन जो है वो मतलब एक ही छोटा सा एक मोहल्ला समझिए, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे वो एक दूसरे से हैं। जहां सब डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है वो वेलिंगटन में है। जहां ये लैंड कर रहे थे वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का जो वेलिंगटन जिमखाना क्लब का एक हेलीपैड है, वहां से पिछले 50 साल से वीवीआईपी लैंड करते आ रहे। वो वही मी-8 से, मी-17 V5 से, चेतक से, कई कई हेलीकॉप्टरों से आज तक कृपा से एक ऐसा हुआ नहीं है। मगर जैसे मैंने पहले कहा है, इस वक्त बात करना कि क्यों हुआ, टेक्निकल रीजन है, इसका एफडीआर देखा गया है, उसका कॉकपिट, उसमें वक्त लगेगा। अभी तो आज तो 12:20 पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, अभी तो 4:25 हुआ है, अभी 4 घंटे भी नहीं हुए हैं। तो मतलब आपको ब्लो बाय ब्लो जो डेवलपमेंट है हम देंगे, मगर ये कहना कि ये सच्चाई क्या है, इसमें झूठ क्या है, वो नहीं कह सकते जब तक कि पूरी जांच न हो। इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर की गई है। वायुसेना के अध्यक्ष इस वक्त उड़ान भर रहे हैं, वो सुलूर जा रहे हैं, जहां से वो शायद रात को हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से वहीं जगह जाएंगे जहां ये हेलीकॉप्टर जा रहा होगा, ताकि ऑन द स्पॉट हमें एयरफोर्स के दृष्टिकोण से जो मालूमियात अभी तक आंकड़े हैं वो मौजूद हों। मगर एक चीज से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। देखिए, सारा मुल्क, सारा देश, आजकल का जमाना 24/7 स्पीड ऑफ साउंड ऑफ मीडिया है। तो आपका ये कहना कि आप कल जांच देंगे, मेरे ख्याल में ये उचित नहीं है। मैं जानता हूं सरकार के सामने साहब, ऐसा किसी ने नहीं कहा, हम केवल तथ्यों को तलाशने का प्रयास। नहीं, हमने सुना, अभी सुना है आप ही की चैनल में, इसी कॉरेस्पॉन्डेंस में, कि आप रक्षा मंत्री बयान कल देंगे। मेरे ख्याल में उसमें अगर वो और सोच करें कि हम, सारा मुल्क, सारा देश जानना चाहता है कि बिपिन रावत साहब कहाँ हैं, तो कम से कम ये तो बताएं कि एक आवरली, 2 आवरली बुलेटिन अगर निकालें, कोई उसमें सांसद में कोई ऐसा ये नहीं होगा, क्रिटिसिज्म, आलोचना नहीं होगी, क्योंकि ये सरकार की भूमिका है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई हादसा हुआ है, देश के सामने हादसे की सिचुएशन, सूरत हाल क्या है और कैसे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वाइस मार्शल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि एक सैनिक की जब हम बात करते हैं तो समूचा देश उसका परिवार होता है, और सारा देश इस समय टकटकी लगाए देख रहा है। सब जानना चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं, और कुछ जो जानकारियां हैं उन्हें साझा करने से पहले एक जिम्मेदारी के साथ हम तभी कह सकते हैं जब ये आधिकारिक तौर पर सामने रखा जाए। और क्या सेनाओं को इस बात की इजाजत होगी कि वो अपनी तरफ से एक बयान जारी कर सकें, एक प्रेस रिलीज, एक प्रेस नोट, जिसके जरिए लोग समझ पाए कि किसकी स्थिति कैसी है? क्योंकि लोग अगर प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो उनकी भी हिस्सेदारी है इस बात को समझने के लिए। जनरल दुआ, इस बात को भी मैं समझना चाहती हूं और आपके जरिए दर्शकों तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हम एक ऐसे विमान की बात कर रहे हैं जहां पर सीडीएस के साथ तमाम सैनिक सवार थे, ये सब हमारे देश के सबसे उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, चाहे हम उन स्टाफ ऑफिसर की बात करें, चाहे हम डीए की बात करें जो सीडीएस के साथ ट्रैवल करते हैं, चाहे हम उन पायलट्स की बात करें जो अपने अपने क्षेत्र में सब सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। और आज अगर हम 11 जानें भी कह रहे हैं कि हमने गंवा दी हैं, तो एक एक जान उस विमान में बेशकीमती थी हिंदुस्तान के लिए। बेशक रैंक, स्टेचर चाहे कोई भी हो,
हर एक की जान बेशकीमती है। तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। सिर्फ जैसा ये सब जानते हैं और कहा जा चुका है कि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि कितनी कैजुअलिटीज फेटल हैं और कितनी नहीं हैं और बाकियों के क्या हालात हैं। तो जब तक इस चीज का खुलासा नहीं होता तो उस पर हम सब गेस वर्क ही कर सकते हैं। तो इसलिए वो करना उचित नहीं है, जैसे आप सब भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये एक भारी ट्रेजेडी है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब तो वक्त बताएगा, जब इंक्वायरीज हो जाएंगी, जब कुछ और डिटेल सामने आएगी। बहरहाल ये घटना अपने आप में एक ट्रेजेडी है। इसमें सीनियर ऑफिसर्स का होना एक बहुत बड़ा झटका लगा देश को। और जैसे आपने सही कहा कि न सिर्फ सेना और सेनाओं के बाशिंदे, लेकिन पूरा देश अपनी प्रार्थना में, अपनी दुआओं में, प्रेयर्स में, सबके प्रेयर्स इसी तरफ चल रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हों और जो सर्वाइवर्स हों वो सब ठीक ठाक रह सकें। विंग कमांडर गोयल, जब आप ये तस्वीरें देखते हैं, हमें ये समझाइए कि एयरफोर्स जो है अपने सारे इक्विपमेंट को बहुत ज़्यादा ज्वलनशील मानता है हमेशा। ये क्या जब सीडीएस का जैसे प्लेन निकला होगा विंग कमांडर गोयल, तो क्या उसमें इस तरीके से समझा जा सकता है उसमें अतिरिक्त फ्यूल भी रहता है, वैसी चीज़ें ज़्यादा ज्वलनशील? क्योंकि ये तस्वीरें लोग समझना चाहते हैं कि इतनी डरावनी ये क्यों लग रही हैं कि बस आग ही आग और राख और धुआं हर तरफ बस ये नज़र आ रहा है। और जो इंजुरीज भी हमें बताई जा रही हैं वो सीवियर बर्न इंजुरीज हैं। विंग कमांडर गोयल। जी हाँ मैम, जैसे कि आप भी जानते हैं इस विमान में कम से कम 3 से 4 टन फ्यूल रहा होगा जब वहाँ, और जो स्पेशली जब वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं तो यू हैव टू कैटर फॉर 2-3 डाइवर्जन्स के लिए भी, तो कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर भी चलते हैं उस समय। और जैसे कि दूरी ज़्यादा नहीं थी, कुछ 500-600 किलोग्राम फ्यूल लगा होगा उस समय, और वहाँ पर जब वो लैंड करने जा रहे होंगे तो उनके पास 2.5 टन फ्यूल अतिरिक्त मात्रा में रहा होगा। तो जो फ्यूल है अत्यंत ही ज्वलनशील होता है, जैसा कि तस्वीर हम सभी देख रहे हैं। परंतु जो हेलीपैड्स वगैरह होते हैं, जो एयरपोर्ट्स होते हैं, उन पे एक फायर फाइटिंग का ही पुख्ता इंतजाम होता है। परंतु ट्रेजेडी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी दूर है वहाँ पे उनके लिए, फायर फाइटर्स के लिए पहुँच पाना मुमकिन है नहीं है, और आसपास कैसा सिचुएशन रहता है, उस पर उस एक्सीडेंट की संभावना पे काफ़ी फर्क पड़ता है। हर एक्सीडेंट अपने आप में डिफरेंट होता है, परंतु फ्यूल का मौजूद होना अपने आप में जनरली एक आग लगने का कारण हमेशा मौजूद रहता है। और वो हमेशा हम देखते हैं कि किसी भी एक्सीडेंट में एक आग सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी लाइफ लॉस का। जी विंग कमांडर अभिषेक, अगर हम मी-17 V5 की बात करें और खासतौर पर V5 जो अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर्स हैं, खासतौर पर सियाचिन या हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया गया था। करगिल की लड़ाई के बाद से लगातार बात चल रही थी कि भारतीय वायुसेना को नए हेलीकॉप्टर्स की, मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। लेकिन जब इन हेलीकॉप्टर्स में VVIPs चलते हैं तो इनकी रिडंडेंसीज, इनका फेल सेफ मैकेनिज्म क्या और हेलीकॉप्टर्स की तुलना में अधिक नहीं होता? देखिए, हमें ये समझना होगा कि अगर हम इस टॉपिक पे डील करें तो हमें ये समझना होगा कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने होते हैं। देखिए, जब हम VVIP या VIP टर्म का प्रयोग करते हैं तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इसको लूजली नहीं टर्म कर सकते। अगर हम VVIP बोलते हैं तो VVIP कैटेगरी भी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सब पर लागू नहीं होती। देयर इज वन कैटेगरी कॉल्ड VVIP और बाकी होते हैं VIP मूवमेंट्स। नाउ VVIP मूवमेंट जहां तक सवाल है वहां पे VIP 1, 2 and 3 पे लागू होता है, जिसके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। और हम जो VVIP स्क्वाड्रन्स के लिए जो जहाज खरीदते हैं उनका जो इक्विपिंग लेवल होता है, उनके अंदर जिस तरह का साजो सामान होता है वो एक अलग दर्जे का होता है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि उन जहाजों की गिनती या जितनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारे पास होती है, हम हमारी जो इकोनॉमिक स्टैंडिंग है वर्ल्ड के बीच, तो हम ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर मूवमेंट VVIP या उस रोल के लिए
बिल्कुल एब्सोल्युटली अपग्रेडेड या लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन हर जगह यूज करें। नहीं, मैं कॉम स्क्वाड्रन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विंग कमांडर साहब, मैं कॉम स्क्वाड्रन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिस हेलीकॉप्टर में चलते हैं तो क्या उसके चेक्स एंड बैलेंसेस और सिस्टम्स अलग होते हैं रूटीन फ्लाइट्स जो होती हैं इन हेलीकॉप्टर्स की? क्या वो मापदंड अलग होते हैं? ये मेरा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये उस पर्टिकुलर यूनिट या उस स्क्वाड्रन के जहाजों में से ही एक होता है जो सुटेबली मॉडिफाइड होता है विद इन द लोकल रिसोर्सेज फॉर कैरेज ऑफ वीआईपी। उसके अलावा सबसे खास बात इसमें क्या होती है कि वीआईपी कैरेज के लिए इवन जो फ्लाइंग क्रू है, जो चालक दल है, वो स्पेशली क्वालिफाइड होता है फॉर वीआईपी कैरेज के रोल के लिए। तो ये बाकी रूटीन सॉर्टीज के मुकाबले ज्यादा क्वालिफाइड और ज्यादा एक्सपीरियंस क्रू होते हैं। जो एयरक्राफ्ट मी-17 V5 की हम बात करते हैं, ये बहुत ही वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है। जो इसका लास्ट बैच जब इंडक्ट हुआ था भारतीय वायुसेना में 2018 में, और हम बीच में भी जो भी एक्शन देश ने पिछले कुछ सालों में देखा है उसमें आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस मी-17 V5 का ही उपयोग हुआ है फॉर कैरेज ऑफ ट्रूप्स, चाहे 2611 में एनएसजी को ड्रॉप करने वाला रोल रहा हो या बाढ़ राहत कार्यों में। तो उस लिहाज से दिस मशीन इज सूटेबल। अब रीजंस क्या होंगे, एज माय सीनियर जस्ट मेंशन, कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि इस बात का भरोसा रखें कि हमारा जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म है वो भी बहुत ही अच्छे दर्जे का है, लेकिन इन चीजों में इंट्रिंसिक ऐसी प्रॉब्लम है क्योंकि फ्लाइंग मशीन होती है तो उसके बाद उसकी इंक्वायरी इक्विपमेंट जैसे उसकी मिलके टाइम लगता है। प्रिवेलिंग कोई भी पॉपुलरिटी रूल आउट नहीं की जा सकती, प्रोबेबिलिटी तो इवन वोट की भी रूल आउट नहीं की जा सकती, लेकिन उस पर करना नाउ वीक नहीं होगा। जैसे जैसे इंक्वायरीज बढ़ेंगी और उन इंक्वायरी प्लस इंटेलिजेंस इनपुट को कोरोबोरेट करके जिस तरह का बयान बाहर आएगा वो एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा जो इस क्रैश एक्चुअली जिसका परिणाम स्वरूप ये क्रैश। कुछ नई तस्वीरें उस दुर्घटना स्थल की हमारे सामने आई हैं जो हम एक बार फुल फ्रेम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि अब उसे देखकर समझा जा सकता है। जो दूसरी तस्वीर है जो चाय बागान के बीच में किस जगह पर ये क्रैश हुआ है, दुर्घटना स्थल की वो तस्वीर कुछ ही देर में तस्वीरें आगे बढ़ती हुई आपको उस इलाके की तस्वीर दिखाएंगी। वहां पर आपको घर भी नजर आ रहे हैं, उसके बीच से निकलकर जाते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं, और यही कारण था कि जैसे ही ये दुर्घटना हुई उसके बाद लोग वहां पर फौरन पहुंचे। उसके बाद से आप पुलिस की मौजूदगी वहां पर देख सकते हैं और उसके साथ ही जो सैन्य कर्मी हमारे जो सैनिक हैं वो भी वहां पर पहुंचे। देखिए, जिसके पास जो हाथ लग रहा है वो घर में जो इस्तेमाल होती है पाइप, उसके जरिए वो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी फायर होज की व्यवस्था वहां पर नहीं, तो जल्दी से जल्दी आप क्या कर सकते हैं, आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए इस पतली सी पाइप का इस्तेमाल किया गया। आग से अभी आप वहां से जैसे ही उससे बुझाया गया तो आप धुआं उठता हुआ भी देख रहे हैं। कुछ ऐसे शरीर वहां पर आपको दिखेंगे जो विक्षिप्त हैं पूरी तरीके से। हमें उसे ब्लर करके आपको ये वाली तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको चाय बागान हर ओर दिख रहे हैं और जो दुर्घटना स्थल है वो दिखा रहे हैं। घरों के बीच से जो लोगों को वहां पर, जैसा गौरव ने भी बताया था कि अपने घरों से लोग कंबल निकाल कर लेकर आए, उसमें किस तरीके से ले जाया जा रहा है। सैनिक भी इस समय तक पहुंच चुके थे, जो वहां पर वॉलंटियर्स हैं या फिर जो राहत कर्मी हैं वो सब पहुंचे वहां पर। ये कुछ तस्वीरों को हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख नहीं पाएंगे इस समय, विचलित हो सकते हैं उसे देखकर। ये एक ऐसी दुर्घटना है जो शब्द नहीं आपके पास छोड़ती है। जिस तरह से ये पूरे देश को इस समय सदमा लगा है और सब जानना चाहते हैं, और रक्षा मंत्री कल अब बताएंगे इसके बारे में। हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद सेनाओं की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए, इस पर कोई जानकारी दे दी जाए कि क्या ये हुआ था। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल कपिल काक इस समय मौजूद हैं। सर, ये जो स्टाफ कॉलेज का, और हम ये भी अपने दर्शकों को स्पष्ट करें कि कोई हम अटकलें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जांच की बात वायुसेना की तरफ से भी की जा चुकी है, अटकलें नहीं है। इस हादसे को बेहतर तरीके से समझने के प्रयास में हम इन वरिष्ठ अधिकारियों को अपने साथ, वरिष्ठ सैनिकों को अपने साथ हम जोड़कर उनसे चर्चा कर रहे हैं। सर, ये स्टाफ कॉलेज जो है वो एक इस्टेब्लिश्ड हेलीपैड है
यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई उस तरह की दिक्कतें वहां पर। अगर हम उस वैली को देखें तो थोड़ी नैरो वैली जरूर है। मौसम आज बताया जा रहा है कि कुन्नूर का बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन हम अपनी नई मशीनों को जब देखते हैं तो हमें यह भी बताया जाता है कि इनकी देखने की जो क्षमता होती है, विजिबिलिटी को चीर पाने की क्षमता थोड़ी बेहतर होती है। क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के नियंत्रण में नहीं रहती हैं, या फिर ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर, इसे देखकर और इस मलबे को देखकर लोग क्या समझें कि कैसा भीषण हादसा रहा होगा ये देखिए, 2-3 मुद्दे अभी तक उठाए हैं, मैं आपका जवाब दे दूंगा। पहला ये है कि जो वीवीआईपी, ये मेरे ख्याल में गौरव साहब ने सवाल पूछा था, अभिषेक ने ठीक से समझाया, मगर इसको डिकंस्ट्रक्ट करना है कि अगर मानिए एकेडमिक रीजंस, प्रधानमंत्री को सुलूर से स्टाफ कॉलेज जाना था, जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ है वो हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वीवीआईपी के लिए, जहां जिसपे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री, ये 3 वीवीआईपीज हैं सारे देश के। इनके लिए सबसे आला दर्जे की सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस, टेक्निकल रिक्वायरमेंट सब कुछ होता है। बाकी जो है, जैसे विंग कमांडर अभिषेक ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया, जो लोकल यूनिट वहां पे सुलूर है, अगर उनके पास 10 हेलीकॉप्टर हैं तो वो 2 हेलीकॉप्टर अलग से रखते हैं, वहां पे भी वैसा ही मतलब सुपरविजन होता है जैसे वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स का होता है। मगर यह है कि वो उन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए या राष्ट्रपति के लिए नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जाएंगे, उनके लिए हेलीकॉप्टर दिल्ली से जाएगा सुलूर, और सुलूर से वो वेलिंगटन ले जाएगा। ये समझाने की बहुत आवश्यकता है। मगर ये नहीं कह रहा हूं कि उस पर कोई कम दर्जे की है, मगर एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है, पॉलिसी रही है सरकार की। मैंने खुद वीवीआईपी की फ्लाइट की है, 5 साल इंदिरा गांधी को उड़ान करता था, तो मैं इस बारे में थोड़ा सा जानता हूँ। जहां दूसरी बात फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की हुई है, ये जो क्षेत्र है वेलिंगटन, कुन्नूर और ऊटी, ये 3 छोटे छोटे टाउन्स हैं, मिले जुले हैं, 10-12 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे से है। वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां भी एसपी भी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वही जो टी एस्टेट्स हैं, वहां पे लेबर पूरा फैला हुआ है, पहाड़ियां हैं, उसमें कोई शक नहीं है। दौड़ा बेटा जो वहां की सबसे बड़ी पहाड़ी 8000 की फुट की ऊंचाई पे हैं, मगर जो ग्राउंड लेवल है, जो वेलिंगटन का हेलीपैड है, वो उसी ऊंचाई पे है जिसपे श्रीनगर है, कश्मीर में, कश्मीर की घाटी में, 5700 5800 की ऊंचाई पे, मगर इर्द गिर्द थोड़े से पहाड़ियां हैं। मगर ये हुआ क्या है ये तो हम कह नहीं सकते हैं, मगर जैसे मैंने पहले आपको आश्वासन दिया है, मैंने अपनी आंखों से कम 7 साल में वहां रहा हूँ। 1 साल, उसके बाद 3 साल, उसके बाद 3 साल, हर हफ्ते, हर 10 दिन कोई ना कोई वीआईपी वहां आ जाते हैं। फॉरेन वीआईपी आते हैं, हमारे वीआईपी आते हैं, और कभी कभी वीवीआईपी आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो कोई आज तक मैंने ऐसा हाल नहीं देखा है कि कोई कमी रही है वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की वहां पे ऑपरेट करने की। मगर वजह क्या है ये तो सिर्फ इंक्वायरी के बाद ही हम कह सकते हैं, इस वक्त नहीं कह सकते। मगर बहुत ही अफसोस की बात है, सारा देश इस वक्त एक तरीके से शॉक में है, एक तरीके से गंभीर एक सूरत हाल है, और सबके सब जो मेरा दिल है फैमिलीज के साथ, उन लोगों के जो इस विमान में हैं, कम से कम ये तो कहा जा सकता है, इतनी स्टेटमेंट तो दी जाती है, हम जानते हैं कि 2-3 लोग जो हैं जिनको बहुत ही जिनका स्किन पे काफी बर्न्स हुए हैं, जो इस वक्त वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं, उनकी तो कम से कम
सर्विस की तरफ से या सरकार की तरफ वाकई सर, ये सारी चीजें स्पष्ट होने की आवश्यकता है। हम समझ सकते हैं कि परिवारों तक पहुंचने की सबसे पहले जरूरत होती है और सेना का ये नियम, सेना की ये परंपरा रही है। आपको ये तस्वीरें भी हम दिखाते हैं जहां पर सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे पहुंचे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पर। कुछ देर पहले रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे थे, अब जनरल नरवणे वहां पर पहुंचे हैं। तो सेनाओं की परंपरा रही है कि घर वालों को सबसे पहले सूचित किया जाता है किसी भी अनिष्ट की स्थिति में, और उसके बाद एक आधिकारिक जानकारी दी जाती है। लेकिन अगर हम सीडीएस की बात यहां पर कर रहे हैं या फिर हम भारतीय जो सेनाएं हैं उनकी बात करते हैं, तो उनके सैनिकों से जुड़ी कोई भी जानकारी देश के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसके लिए। जितेंद्र बहादुर सिंह तमाम जानकारियों के साथ इस समय जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र। बिल्कुल श्वेता, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है जनरल बिपिन रावत के घर पर आर्मी चीफ पहुँचे हुए हैं और आर्मी चीफ परिवार वालों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनके पास जो भी जानकारी मौजूद है उसको परिवार वालों के साथ इस वक्त शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे थे। राजनाथ सिंह यहाँ 5 से 7 मिनट रुके थे और उसके बाद वो सीधे साउथ ब्लॉक चले गए थे रक्षा मंत्रालय। वहाँ पर उनकी बैठक हुई, वहाँ पर आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया रक्षा मंत्री को और रक्षा मंत्री ने पूरी विस्तृत जानकारी उनसे ली। उसके बाद अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का घर जो 3 कामराज मार्ग पर मौजूद है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको यहाँ की स्थिति दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ एमएम नरवणे पहुँचे हुए हैं। परिवार वालों से मुलाकात उनकी तरफ से किया जा रहा है। पूरी जानकारी उनके पास जो मौजूद है इस वक्त, जो MI-17 V5 क्रैश हुआ है उसके बारे में उनके पास क्या जानकारी वर्तमान में मौजूद है, वो विस्तृत जानकारी उनकी तरफ से परिवार वालों को दिया जा रहा है। तो अभी तक की जो जानकारी है और अभी तक जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने एक जो उनके पास इस वक्त जानकारी मौजूद थी उन्होंने दिया। इसके बाद जो आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है परिवार वालों को। तो वहाँ की जो सिचुएशन है, किन लोगों का इलाज इस वक्त किया जा रहा है और लोगों की स्थिति कैसी है, उसके बारे में एक बैठक भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में किया है। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ की स्थिति आपको दिखाएंगे कि पूरी भीड़ लगी हुई है। जो लोग सुन रहे हैं कि हादसा हुआ है MI-17 V5 का, जो यहाँ पर सेना भवन से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे लोग यहाँ अपने ऑफिसेज से निकल करके सड़क पर आ चुके हैं। इसके अलावा जो अलग अलग मंत्रालय, साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर घर पर पहुँच रहे हैं। तो धीरे धीरे करके लोगों की संख्या यहाँ बढ़ रही है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि जो सदन में बयान रक्षा मंत्री को देना था, ग्राउंड पर क्या स्थिति है, क्या जितने लोग उस हेलीकॉप्टर में थे सब अकाउंटेड फॉर है, ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल से लेटेस्ट जानकारी लेने की कोशिश हो रही है। वायुसेना अध्यक्ष इस समय सुलूर के रास्ते पर है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। देखते रहिए आज तक।